आज फिर रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन बहू मेघा अभी तक घर नहीं आई थी। कोमल जी उसके इंतजार में कब से अंदर बाहर हो रही थी। बीच बीच में अपने 7 वर्षीय पोते मनु को भी देखकर आ रही थी, जो कि अपनी मम्मी को याद करते हुए सो चुका था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से मेघा बाहर निकल कर आई। उसके घर की रिंग बजाने से पहले ही कोमल जी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। यह देखकर मेघा मुंह बिगाड़ते हुए अंदर चली गई। तब कोमल जी ने दरवाजा बंद किया और अंदर जाती हुई मेघा से सवाल किया, बहू आज तुम फिर लेट हो गई। कम से कम ख्याल तो रखो कि मनु तुम्हारा इंतजार करता होगा। वो छोटा बच्चा तो अपनी माँ को देखने को भी तरस गया है आजकल। अरे पिता नहीं है उसके, लेकिन कम से कम माँ होने के नाते तुम थोड़ा ध्यान तो रखो उसका। और कौन था वो तुम्हारे साथ जिसके साथ तुम आई हो? सुनकर मेघा का दिमाग खराब हो गया। आजकल वैसे भी वो कहाँ किसी के कहे में थी। उसने पलट कर कहा, मम्मी जी मैं कभी भी आऊँ और किसी के साथ भी आऊँ, आप होती कौन है मुझे ये सवाल करने वाली? बहू कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की एक सदस्य हूँ। क्या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है? कोमल जी ने कहा। सुनकर मेघा पलटते हुए बोली, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मम्मी जी ये घर मेरे पति ने खरीदा था, इस पर मेरा हक है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, निकलिए आप यहाँ से। अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अचानक बहू मेघा के मुंह से यह सब सुनकर कोमल जी के पैर वहीं के वहीं थम गए। बहू ये तू क्या कह रही है? अगर तू मुझे घर से निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं है। कोमल जी बहू मेघा के सामने आंखों में आंसू लाकर बोली, तो मैं क्या करूं? बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं शहर में, वहां जाकर रह लीजिए। आपकी पूरी जिंदगी भर का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। मेघा कठोर बनते हुए बोली, बहू ऐसा मत बोल। मेरा उस दुनिया में तुम्हारे और मनु के अलावा है ही कौन? मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम लोगों के भरोसे मैं अपनी बची खुची जिंदगी जी लूंगी, पर मुझे घर से मत निकाल। मैं कहाँ जाऊंगी? कोमल जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बस बहुत हो गया। मैंने आपके बेटे से शादी की थी। आपका जिंदगी भर का ठेका मैंने सर नहीं लिया था। आपका बेटा अब इस दुनिया से जा चुका है, तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो? पर बहू ये तो मेरे बेटे ने अपनी कमाई से खरीदा था, तुम मुझे इसमें से कैसे निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। आपके बेटे ने ये घर अपनी कमाई से खरीदा था और ये घर उसके नाम पर ही था। अब उसकी विधवा होने के नाते ये घर मेरा है, इसीलिए चुपचाप निकल यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कहते हुए मेघा ने कोमल जी की बाह पकड़ी और जबरदस्ती खींचते हुए उन्हें घर के दरवाजे पर ले गई और जबरदस्ती बाहर ढकेलते हुए घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कोमल जी काफी देर तक वहां दरवाजा खटखटाते हुए मेघा से दरवाजा खोलने की विनती करती रही, लेकिन मेघा ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, आस पड़ोस की भीड़ जरूर इकट्ठा हो गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद कोमल जी अपने घर के दरवाजे पर बैठी रही, पर मेघा तो इतनी संग दिल हो चुकी थी कि उसने दरवाजा ही नहीं खोला। अब रात के 12 बज गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। धीरे धीरे भीड़ भी छट चुकी थी। आखिर कौन इस पछड़े में पड़ना चाहे? आजकल किसके पास इतना वक्त है? लेकिन पड़ोस में रहने वाली कोमल जी की सहेली सुधा और उनका बेटा मनन उनके पास आए और उन्हें अपने घर ले गए। उन्हें घर ले जाने के बावजूद भी कोमल जी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तब सुधा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, कोमल कब तक रोती रहोगी? थोड़ी हिम्मत रखो। तुम्हारे मायके फोन कर देते हैं, तुम्हारा भाई या भतीजा तुम्हें लेने आ जाएगा। सुधा मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सजा मिली? बेटे के इस दुनिया से जाते ही मैं तो बेघर हो गई। मेरे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं है। बहू ऐसा करेगी मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
कोमल जी रोते हुए सुधा जी से बोली, आंटी आप पहले रोना बंद कीजिए और ये पानी पीजिए। फिर मम्मी कह रही है ना, वैसे ही आपके मायके फ़ोन कर देंगे। आपका भाई और उनका बेटा तो बहुत अच्छे हैं, वे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इसीलिए अपने आप को बेघर तो मत कहिए। सुधा जी का बेटा मनन उन्हें समझाते हुए बोला, हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है मुझे। क्या एक माँ अपने बेटे की कमाई पर कोई नहीं हक रखती? उसके मरते ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसकी पत्नी की हो गई। भला ये कैसा कानून है? कोमल जी रोते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से सुधा जी और मनन ने उन्हें समझाया। काफी देर तक वो यूं ही मौन रही। तब सुधा जी के समझाने पर वो आराम करने के लिए एक पलंग पर लेट गईं। पलंग पर लेटे लेटे ही उन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। कितनी खुशहाल जिंदगी थी उनकी। उनका विवाह संयुक्त परिवार में हुआ था। घर में सास ससुर, 2 जेठ जेठानी, उनके बच्चे, पति, वो और उनका छोटा सा बेटा पवन। पति पारिवारिक व्यवसाय में ही अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन आते समय उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से कूच कर गए। वो दुनिया से क्या गए, ससुराल वालों ने उनसे मुंह फेर लिया और 15 दिन होते ही उन्हें उनके भाई के साथ भेज दिया और उन्हें कोई हिस्सा भी नहीं दिया। उस समय उन्होंने अपने हिस्से के लिए लड़ा भी नहीं। तब कोमल जी को उनके बड़े भाई ने ही संभाला था। उनका भाग्य अच्छा था कि उनकी भाभी ने भी पूरा सपोर्ट किया था। अपनी शादी से पहले उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। यहाँ आने के बाद उनके भैया ने उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट करवाया और एक स्कूल में उनकी नौकरी लगवा दी। नौकरी लगने के बाद भैया भाभी के मना करने के बावजूद भी वो घर के पास ही किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई और अपना और अपने बेटे का खर्च खुद उठाने लगी। पवन भी पढ़ने में अच्छा था। जब वो बड़ा हुआ तो पढ़ लिख कर उसने एक MNC की नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी लगने के बाद काफ़ी देखभाल कर मेघा के साथ कोमल जी ने उसकी शादी करवा दी। मेघा भी बहुत जल्दी इस घर में रच बस गई। 2 साल बाद वो बेटे मनु की माँ भी बन गई। अब घर के अधिकतर सारे खर्चे पवन ही उठाता था और कोमल जी की सैलरी सेविंग के तौर पर सेफ हो जाती थी। पर एक कमी हमेशा होती थी कि उनका खुद का कोई घर नहीं था। वो लोग किराए के घर में ही रह रहे थे। तब 1 साल पहले पवन ने अपना खुद का मकान खरीदा था, जिसमें कोमल जी ने भी अपनी सारी सेविंग दे दी थी। जब मकान खरीदने की बात आई तो पवन मकान कोमल जी के नाम से ही खरीदना चाहता था, पर कोमल जी ने मना कर दिया, ये कहकर कि मकान मेरे नाम से खरीदो या तुम्हारे नाम से, रहना तो हमें साथ ही है। लेकिन अभी 7 महीने पहले पवन जब ऑफिस में था तो कार्डियक अरेस्ट के कारण वह खत्म हो गया। तब मेघा और मनु का रो रो कर बुरा हाल था। कोमल जी ने भी अपना इकलौता बेटा खोया था, लेकिन अपनी बहू और पोते के कारण उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया। लेकिन अब जिंदगी तो जीनी ही थी। मेघा पढ़ी लिखी थी तो 1.25 महीने होते होते उसने एक बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली। कोमल जी ने हर मोड़ पर मेघा का साथ दिया। घर का काम भी दोनों सास बहू मिलकर कर लेती। पीछे से कोमल जी मनु को संभालती। उन्होंने मेघा के पहनने ओढ़ने को लेकर कभी भी टोका टाकी नहीं की। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद मेघा के स्वभाव में फर्क आने लगा। लेकिन अभी पिछले 15 दिन से मेघा लेट आने लगी थी और लेट भी आती तो हमेशा किसी न किसी लड़के के साथ आती। अब तो आस पड़ोस में भी बातें होने लगी थी। कोमल जी उससे पूछने की कोशिश करती तो वो भड़क जाती। उन्होंने मेघा को यहाँ तक कहा कि अगर वो शादी करना चाहती है तो बेहिचक कर सकती है, मनु को भी वो संभाल लेगी। लेकिन मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में, लेकिन आज ये सब होगा इसकी तो कोमल जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते कब कोमल जी को नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी नींद खुली तो बाहर उनके भैया की आवाज़ आ रही थी।
वो उठकर बाहर आई तो उन्हें देखते ही रो पड़ी। आखिर उनके भैया ने उन्हें हिम्मत बधाई और उन्हें लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद कोमल जी अपने भाई के परिवार के साथ बैठी हुई थी। तब कोमल जी बोली, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? ससुराल से मुझे कुछ नहीं मिला और अब बेटा भी नहीं रहा। बेटे की संपत्ति से भी उसकी पत्नी ने मुझे बेदखल करके बाहर फेंक दिया, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और कहते कहते वो रोने लगी। तब उनका भतीजा बोला, बुआ, आप चाहो तो कानूनन उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकती हो बेटा, पर कानून का तो कहना है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसकी विधवा की हो जाती है, तो भला मुझे उस घर में कहाँ से हिस्सा मिलेगा? इसीलिए तो बहू ने मुझे उस घर से धक्के देकर निकाल दिया है। कोमल जी उदास होते हुए बोली, बुआ, ये सिर्फ एक अधूरा ज्ञान है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर शादीशुदा बेटे की मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी विधवा पत्नी को मिलती है तो वो माता पिता को घर से बेदखल नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके भतीजे ने उन्हें समझाया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? कोमल जी हैरानी से बोली, क्यों नहीं हो सकता बुआ? हिम्मत करोगी तो बिल्कुल होगा। अपने पति के संपत्ति में आपने हिस्सा छोड़ दिया, लड़े तक नहीं, लेकिन क्या बेटे की संपत्ति भी यूं ही हाथ से जाने दोगे? जबकि आपकी बहू के लक्षण ऐसे नहीं है कि वो मकान को भी संभाल पाएगी, इसीलिए लड़ो। आखिर में अपने भतीजे की बात कोमल जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने उसकी मदद से मेघा पर केस फाइल कर दिया। जब मेघा को पता चला तो वो तिलमिला कर रह गई। उसने भी अपनी तरफ से वकील हायर किया, क्योंकि वो मकान में कोमल जी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती थी। आखिर 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद फैसला कोमल जी के हक में आया और मेघा को पवन के प्रॉपर्टी में से कोमल जी को हिस्सा देना पड़ा। अब कोमल जी उसी मकान में रहती हैं और उन्होंने वहीं आस पड़ोस के घरों में ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, जिससे वो अपना खर्चा भी आराम से उठा सकती हैं। मेघा अभी भी चिड़चिड़ाती थी, लेकिन कोमल जी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। मेघा ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि जानती थी कि जो माँ अपने बेटे की प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट तक पहुँच सकती है, वो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।